हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप RSCET की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों ये क्लास में उन बच्चों के लिए लेके आऊँगा जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मतलब अभी तक कुछ नहीं पढ़ा आपने, अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो ये क्लास आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस क्लास के अंदर मैंने पहले पार्ट से, मतलब पहले चैप्टर से लेकर के, पहले से लेकर के और बात करें दोस्तों 15 तक, ठीक है, मतलब पूरा जो RSCET बुक है ना, उसके संपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। क्लास काफी लंबी हो सकती है तो आप इसको 2x में कर सकते हो। किस में कर सकते हो दोस्तों? 2x में करके देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास पूरी लेना इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट क्लास लेना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूरी 15 चैप्टर है, ठीक है, और जिसमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं पूरे के पूरे, और हर एक चैप्टर में से 1 या 2% जरूर आते हैं दोस्तों, ये कन्फर्म है, ठीक है। कोई सा भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें पर्सन नहीं बनेंगे आपके, पूरे 15 चैप्टरों में पर्सन बनेंगे। तो उसी वजह से मैं क्लास लेके आया हूँ कि अभी तक मान लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपकी तैयारी एकदम जीरो है। क्या है दोस्तों? जीरो है। तो इस क्लास को पूरा देखने की कोशिश करो। जिन प्रश्नों का आंसर आपको आता है वो कमेंट बॉक्स में देना, जिनका नहीं आता है तो आराम से आप देखिएगा, सारे प्रश्नों का आंसर मैं दूंगा, बस आप देखते रहिए, ठीक है। समझने की कोशिश करना, साथ में एक नोटबुक पास में रख लो। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज लगती है इस चैप्टर में तो उसको नोट कर लेना तुरंत ही, ठीक है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को, ठीक है। पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन लाइन थोड़ा हल्का बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा सॉफ्टवेयर दर्शाता है जो उपयोगकर्ता द्वारा विशेष कार्यों को निष्पादित करने हेतु बनाया गया है, न कि कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रत्यक्ष नियंत्रण या प्रबंधन के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा सॉफ्टवेयर दर्शाता है जो उपयोगकर्ता द्वारा विशेष कार्यों को निष्पादित करने हेतु बनाया गया है, न कि कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रत्यक्ष नियंत्रण या प्रबंधन के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करूंगा पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर देंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए दोस्तों। पहला विंडोज 7, दूसरा पेज मेकर, तीसरा लिनक्स कर्नेल या डिवाइस ड्राइवर। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए सभी बच्चे मुझे। दोस्तों यहाँ पे अगर मान लो ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो होगा दोस्तों पेज मेकर होगा। कौन सा होगा दोस्तों? पेज मेकर होगा। बी पे लगा लीजिए टिक सभी बच्चे, पेज मेकर। ओके, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के इस चैप्टर के पहले चैप्टर के दूसरे प्रश्न की ओर। पहले चैप्टर का दूसरा प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है दोस्तों। मैं थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देता हूं इसका, जिससे आपको प्रॉपर दिख जाए प्रश्न यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें हम दूसरे प्रश्न की, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि कंप्यूटर प्रणाली में वह कौन सा सॉफ्टवेयर घटक है जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है तथा अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने हेतु आवश्यक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। मतलब हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस क्या आ रहा है दोस्तों? हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, साथ में सॉफ्टवेयर चलाने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। दूसरे में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ पे दूसरा प्रश्न सही कर दिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसे उपकरण का उदाहरण है जो कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल डेटा को भौतिक यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब कि भाई हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित कौन करता है? सामने लिख रहा है कि डिजिटल डेटा को, किसको दोस्तों? डिजिटल डेटा को भौतिक रूप में मतलब परिवर्तित करता है। स्कैनर करता है, प्लॉटर करता है, माइक्रोफोन करता है या जॉयस्टिक करता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है दोस्तों? डिजिटल जो डेटा होता है उसको हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्लॉटर के द्वारा हम बैनर बना सकते हैं, बड़े बड़े जो बड़े बड़े बैनर होते हैं ना, वो प्लॉटर ही बनाता है दोस्तों, ठीक है। स्कैनर क्या करता है दोस्तों? स्कैनर करता है दोस्तों भौतिक डेटा को, किसको दोस्तों? भौतिक डेटा को डिजिटल में करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों? डिजिटल में करता है। इसमें दोस्तों भौतिक डेटा को डिजिटल में करता है, मतलब उल्टा काम करता है इसका प्लॉटर का। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? प्लॉटर होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करूंगा तीसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब चलते हैं बिना किसी देरी के चौथे प्रश्न की ओर। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कंप्यूटर प्रणाली की सीमाओं, कंप्यूटर प्रणाली की सीमाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उसकी वास्तविक कमजोरी को सबसे सटीक रूप में दर्शाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन उच्च गति से गणना करना, सटीक परिणाम देना, बिना थके लगातार कार्य करना, स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ होना। दोस्तों बात करें यहाँ पे
कि वास्तविक कमजोरी को कौन दर्शाता है यहाँ पे, तो बात करें कि भाई एक तरीके से स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, डिसीजन नहीं ले सकता है, डी ऑप्शन इज राइट। बाकी उच्च गति से गणना भी करता है, परिणाम शक्ति भी देता है दोस्तों, और बिना थके लगातार कार्य भी करता है। तो यहाँ पे आएगा चौथे में डी ऑप्शन इज राइट, स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ होना, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है जो कंप्यूटर के समग्र संचालन एवं संसाधन प्रबंधन को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, किसमें दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है जो कंप्यूटर के समग्र संचालन एवं संसाधन प्रबंधन को नियंत्रित करता है। विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड या फोटोशॉप। क्या होगा दोस्तों सही जवाब आपका? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है जो कंप्यूटर के समग्र संचालन एवं संसाधन प्रबंधन को नियंत्रित करता है? क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? दोस्तों यहाँ पे आएगा विंडोज 7। क्या आएगा दोस्तों? विंडोज 7 करता है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, विंडोज 7। अब मुझे बताइए बच्चों, आपके 5 प्रश्नों में से कितने ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? पहले चैप्टर के 5 प्रश्न मैंने करा चुका आपके सामने, और 5 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए भाई कमेंट बॉक्स में बताओ सभी बच्चे, जिससे मुझे लगे कि आपकी तैयारी कैसी है एक बार, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। एग्जाम एकदम नजदीक है तो आपको आज बोर नहीं होना है क्लास से, ठीक है। छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर अत्यधिक महंगे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर अत्यधिक महंगे होते हैं और केवल बड़ी संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इस कथन का मूल्यांकन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन पूर्णतः सत्य है, कथन असत्य है, कथन आंशिक रूप से सत्य है, या कथन संदर्भ पर निर्भर करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर अत्यधिक महंगे होते हैं, ये बात एकदम सच है। तो यहाँ पे आएगा कथन पूर्णतः क्या है दोस्तों? सत्य है। सीधी सी बात है, ए ऑप्शन इज राइट। छठे में क्या आएगा दोस्तों? ए ऑप्शन आएगा। कथन क्या है दोस्तों? पूर्णतः सत्य है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस का उदाहरण है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? भाई निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों कंप्यूटर वर्गीकरण के अंदर 4 चीजें आती हैं, जैसे एक हुआ मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये भी आता है, माइक्रो कंप्यूटर भी आता है दोस्तों, मिनी कंप्यूटर भी आता है, नोटबुक दोस्तों नहीं आता है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि उदाहरण बोला है कि नहीं आता है। अब आप बोलोगे चौथा कौन सा आता है? ये नहीं आता है, तो फिर आता है दोस्तों आपके सुपर कंप्यूटर आता है। कौन आता है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर आता है चौथे नंबर कौन आता है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर आएगा, COMPUTER। अब सुपर कंप्यूटर क्या काम आता है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर आता है मौसम विभाग की जानकारी, भूकंप की जानकारी, अगर मान लो कोई वैज्ञानिक है तो उनके जो शोध होते हैं एक तरीके से, है ना, अंतरिक्ष यान की जानकारी, सब लोग यहाँ पे एक तरीके से सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मतलब भारी भरकम डेटा प्रोसेस के लिए कौन सा कंप्यूटर काम आता है? सुपर कंप्यूटर काम आता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600 था, CDC 6600, ठीक है। बात करें भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? परम 7000 है, सॉरी परम 8000, PARAM, परम 8000 दोस्तों पहला भारत का सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों में से वह कौन सा प्रकार है जो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं, क्या दोस्तों? जटिल वैज्ञानिक गणनाओं, मौसम का पूर्वानुमान, बड़े स्तर पर डेटा प्रोसेसिंग, बात करें भूकंप की जानकारी भी यही करता है दोस्तों। तो कौन सा ऐसा शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है? माइक्रो कंप्यूटर माना जाता है, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, या सुपर कंप्यूटर? अभी जस्ट बताया था दोस्तों मैंने आपको, ऐसा काम कौन करता है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर करता है। कौन करता है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर करता है। 8वें में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों ये थे पहले चैप्टर के 8 प्रश्न, और ये पहले चैप्टर के जो 8 प्रश्न आपको कितने समझ में आए, कितनी अच्छी क्लास लगी, वो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। ये क्लास मैं उन बच्चों के लिए लेके आया जो बोल रहे थे नहीं सर एक ऐसी क्लास दो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हो एग्जाम के लिए, ठीक है, जिसको पढ़ करके हम पास हो जाए, तो वही क्लास है दोस्तों ये। अगर आपने ध्यान से देखा तो ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, थोड़ा हो सकता है घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे, तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है आपको और आंसर देना है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। क्या है दोस्तों दूसरे चैप्टर का नाम? कंप्यूटर सिस्टम है, और यहाँ से भी लगभग आपके 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दूसरे चैप्टर का पहला प्रश्न है दोस्तों कि क्या, देखिए सामने, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार यांत्रिक रूप से
अक्षरों को सीधे कागज पर छापने के लिए घूमने वाले पहिए यानी कि व्हील का उपयोग करता है, जिसमें पूर्व निर्धारित अक्षर उभरे होते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा करता है भाई ऐसा उपयोग? पहला मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। चार ऑप्शन आपके सामने, और चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आप। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा आएगा दोस्तों? डेजी व्हील प्रिंटर आएगा। दूसरे चैप्टर के पहले प्रश्न में का जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन होगा। किन किन बच्चों ने बी ऑप्शन टिक किया है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में वह कौन सी मेमोरी है जिसे अपनी संग्रहित जानकारी बनाए रखने के लिए निरंतर विद्युत आपूर्ति तथा बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता दोस्तों? रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। बताओ दोस्तों कौन सी ऐसी मेमोरी है? तो दोस्तों ऐसी मेमोरी है डायनेमिक रैम। क्या होगी दोस्तों? डायनेमिक रैम होगी। बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? डायनेमिक रैम। क्लियर यहां तक का? उम्मीद करता हूं दूसरे में आपने बी पे टिक कर लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, देखिए सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में वह कौन सी मेमोरी सबसे तेज एक्सेस समय प्रदान करती है और सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को या निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है? सीधी सी बात है, कौन सी ऐसी मेमोरी दोस्तों जो बार बार सीपीयू द्वारा एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करती है और निर्देशों को भी करती है? तो वो दोस्तों कैश मेमोरी होती है। ये कुछ समय के लिए डेटा स्टोर करती है और इससे क्या होता है दोस्तों, सीपीयू की गति बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। और सीपीयू की निकटतम मेमोरी भी होती है दोस्तों ये, और ये जो कार्य करती है सीपीयू और रैम के बीच रहकर के कार्य करती है। किसके बीच दोस्तों? सीपीयू और रैम के बीच रहकर के कार्य करती है दोस्तों ये। तो यहाँ पे आएगा तीसरे में ए ऑप्शन इज राइट। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो और समझ में भी आ रही हो तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर कर दो जिनकी RSCET के एग्जाम है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जो बुक है ना उसके सारे चैप्टर के क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, देखो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कागज पर लिखी गई जानकारी को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में इनपुट प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कागज पर लिखी गई जानकारी को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में इनपुट प्रदान करने का कार्य करता है? पहला OMR, दूसरा पंच कार्ड रीडर, तीसरा यहाँ पे आ रहा है मैग्नेटिक टेप या फिर ऑप्टिकल स्कैनर। दोस्तों कागज पर लिखी जानकारी को डिजिटल रूप में परिवर्तित करना किसका काम होता है भाई? तो यह आएगा दोस्तों ऑप्टिकल स्कैनर का। किसका दोस्तों? ऑप्टिकल स्कैनर का आएगा। डी ऑप्शन इज राइट, ऑप्टिकल स्कैनर। चौथा प्रश्न भी दोस्तों सॉर्ट आउट हुआ है आपका। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा एक बार, कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थायी यानी कि वोलेटाइल होती है जिसका डेटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है? वोलेटाइल मतलब होता है दोस्तों अस्थायी, और कंप्यूटर मतलब बिजली गई डाटा गया, तो वो होती है दोस्तों रैम मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों? रैम मेमोरी होती है दोस्तों, ठीक है। पूरा नाम होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये ऐसी मेमोरी होती है जो अस्थायी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। पांचवें में क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर दोस्तों। छठा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि कंप्यूटर के प्रिंटरों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नॉन इंपैक्ट श्रेणी में आता है? किसमें दोस्तों? नॉन इंपैक्ट श्रेणी में आता है तथा लेजर तकनीक का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग करता है। कौन करता है भाई? डेजिबल प्रिंटर करता है, लाइन प्रिंटर करता है, लेजर प्रिंटर करता है या थर्मल प्रिंटर करता है? छठा क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने चारों हैं दोस्तों, और कौन सा यहाँ पे सही होगा जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आएगा दोस्तों लेजर प्रिंटर। क्या आएगा दोस्तों? लेजर प्रिंटर आएगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने छठे प्रश्न का आंसर दे दिया होगा सही से, लेजर प्रिंटर, ठीक है। चैप्टर नंबर चल रहा है दोस्तों दूसरा और प्रश्न चल रहा है दोस्तों छठा। अब चलते हैं दोस्तों सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता को दर्शाने वाले स्पेसिफिकेशन में निम्न में से कौन सा घटक सीधे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को प्रभावित करता है? पहला रैम क्षमता, दूसरा सीपीयू की स्पेसिफिकेशन क्षमता, हार्ड डिस्क क्षमता या मॉनिटर रेजुलेशंस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा दोस्तों सातवीं का सही जवाब? तो ये होगा दोस्तों सीपीयू की स्पेसिफिकेशन। बी ऑप्शन इज राइट। सातवें में क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न है दोस्तों डीपीआई।
अब डीपीआई का यहाँ पे पूरा नाम क्या है दोस्तों, डॉट पर इंच होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, डॉट्स पर इंच होता है। शब्द का उपयोग कंप्यूटर में किस विशेषता को मापने के लिए किया जाता है। डीपीआई डॉट्स पर इंच की बात करें तो शब्द उपयोग का उपयोग कंप्यूटर में किस विशेषता को मापने के लिए किया जाता है। प्रिंटर की गति को, प्रिंटर की गुणवत्ता या रिजोल्यूशन को, डेटा ट्रांसफर रेट को, या स्क्रीन ब्राइटनेस को। दोस्तों यहाँ पे आएगा दोस्तों प्रिंटर की गुणवत्ता को। किसको दोस्तों, प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। डीपीआई का पूरा नाम भी आपको पता लग गया होगा, डॉट्स पर इंच। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चैप्टर नंबर 3 की ओर। 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं और इन 8 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 3 की ओर। नाम है अपने कंप्यूटर को जाने। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें चैप्टर 3 के पहले प्रश्न की दोस्तों। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हल्का सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको, क्योंकि काफी बड़ा नजर आ रहा है, जो स्क्रीन थोड़ी दिखाई नहीं दे रही है आपको, मैं कर दिया छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से उस कथन की पहचान कीजिए जो रिसाइकल बिन की कार्य प्रणाली के संदर्भ में असत्य यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन है उपयोगकर्ता रिसाइकल बिन में मौजूद फाइलों को पुनः रिस्टोर करके उनकी मूल स्थान पर ला सकता है। तो एकदम सही बात है, लेकिन पहचानना क्या है दोस्तों आपको, असत्य कौन सा है। तो ये तो क्या है दोस्तों, सत्य है। दूसरे की बात करें रिसाइकल बिन में, या रिसाइकल बिन से फाइलों को स्थायी रूप से हटाने के लिए एमपीटीटी रिसाइकल बिन का विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो ये भी बात दोस्तों सत्य है। ठीक है, दोनों सत्य है, पहला और दूसरा। बात करें तीसरे ऑप्शन की, रिसाइकल बिन में मौजूद फाइलें स्वतः ही हार्ड डिस्क में उपलब्ध फ्री स्पेस को बढ़ा देती हैं। तो भाई साहब ये क्या है आपका लिए असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा भी क्या था दोस्तों आपसे, असत्य पूछा गया था। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट। डी में क्या है दोस्तों, उपयोगकर्ता रिसाइकल बिन में जाकर हटाई गई फाइलों को देख सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, देख सकते हैं भाई, और रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, असत्य कौन सा है कि रिसाइकल बिन में मौजूद फाइलें स्वतः ही हार्ड डिस्क में उपलब्ध फ्री स्पेस को बढ़ा देती है, जबकि नहीं बढ़ाती है भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के मतलब चैप्टर 3 के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI पर आधारित नहीं है। अब बात यहाँ पे एक भी है कि GUI का पूरा नाम क्या होता है भाई साहब, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, पर आधारित नहीं है, और मुख्यतः कमांड पर आधारित इंटरफेस पर कार्य करता है। कौन करता है भाई, विंडोज 8.1 करता है, मैक OS करता है, लिनक्स GUI वर्जन करता है, या यूनिक्स कमांड बेस करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे सही जवाब देंगे इसका। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा यूनिक्स कमांड बेस पे काम करता है। यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है भाई। फोटोशॉप आपका क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी आपका क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका, विंडोज XP आएगा दोस्तों यहाँ पे। तीसरे के पहले मतलब तीसरे में आएगा ए ऑप्शन इज राइट, विंडोज XP। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है दोस्तों, टास्क बार के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम के आइकन साथ ही सिस्टम की तिथि और समय प्रदर्शित होते हैं। तो दोस्तों वह भाग कौन सा होता है जिसमें ये सब चीजें होती हैं। तो टास्क बार जो होता है ना भाई साहब, उसमें दोस्तों यहाँ पे मुख्य भाग होता है सिस्टम ट्रे में होते हैं दोस्तों। सिस्टम ट्रे में आप ये सब चीजें देख सकते हो, किसमें दोस्तों, सिस्टम ट्रे में। और ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सिस्टम ट्रे आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक अर्थों में, किसमें दोस्तों, वास्तविक अर्थों में मल्टीटास्किंग का समर्थन नहीं करता है या बहुत सीमित स्तर पर करता है दोस्तों। कौन करता है ऐसा काम, विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज XP या फिर MS-DOS करता है। कौन करेगा दोस्तों, पांचवें में क्या आएगा सही जवाब। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों MS-DOS, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से किस विंडोज संस्करण में प्रारंभिक स्टार्ट बटन का स्वरूप बदल दिया गया था या प्रारंभिक रूप से अनुपस्थित था। विंडोज विस्टा में, विंडोज 11 में, विंडोज 8 में या उपरोक्त में से कोई नहीं।
बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा विंडोज 8। क्या होगा दोस्तों, विंडोज 8 होगा, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब डीबीएमएस का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूरा नाम होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे कौन सा है भाई, डीओएस है, लिनक्स है, विंडोज है या ओरेकल है। दोस्तों यहाँ पे आएगा ओरेकल। क्या आएगा दोस्तों, ओरेकल आएगा, डी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूं 7वां भी आपको समझ में आ गया होगा, ओरेकल। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कंप्यूटर में उस स्थान यानी कि नेम लोकेशन को क्या कहा जाता है जहां संबंधित फाइलों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है। पहला फोल्डर, पोड, वर्जन या फाइल ग्रुप। दोस्तों जहां फाइलें स्टोर होती हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फोल्डर कहते हैं। ठीक है, और कोई पूछे आपसे कि फोल्डर के अंदर FOLDER के अंदर अगर कोई फोल्डर है, अंदर फोल्डर है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे दोस्तों सब फोल्डर। क्या कहेंगे दोस्तों, सब फोल्डर कहेंगे। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फोल्डर के अंदर फोल्डर क्या कहा जाता है दोस्तों, सब फोल्डर कहा जाता है उसे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। तो भाई क्लास कैसी लग रही है आपको, एक बार रिव्यू जरूर देना क्लास की तरफ से। ठीक है, मतलब कैसा लग रही है आपको क्लास, समझ में कितनी आ रही है आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन का, किसका दोस्तों, स्टार्ट बटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। एप्लीकेशन लॉन्च करना, सिस्टम सेटिंग तक पहुंच प्राप्त करना, सिस्टम को बंद यानी कि शटडाउन करना या उपरोक्त सभी। दोस्तों ये भी काम करता है कि उद्देश्य इसका ये भी होता है, ये भी एक उद्देश्य है इसका कि सिस्टम सेटिंग तक पहुंच के इससे प्राप्त करना, यहाँ पे बात करें सिस्टम को बंद करना, ये भी इसका कार्य होता है दोस्तों। यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा बच्चों, उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, ये तीनों काम इसके होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जब उपयोगकर्ता, एक मिनट दिख गया है 10वां प्रश्न आपको, 10वां प्रश्न है भैया ना, 10वां प्रश्न है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि जब उपयोगकर्ता किसी डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है यानी कि मूव या ट्रांसफर करता है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। उस डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलें सभी स्थानांतरित हो जाती हैं, या डायरेक्टरी के अंदर सभी सब डायरेक्टरी भी साथ में स्थानांतरित हो जाती हैं, या केवल डायरेक्टरी का नाम स्थानांतरित हो जाता है, फाइलें नहीं, या ए और बी दोनों सही है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। 4 ऑप्शन आपके सामने और एक बार पढ़िए 4 ऑप्शनों को आप और बताइए मुझे कौन सा यहाँ पे बेटर होगा। दोस्तों यहाँ पे बात करें कि उस डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइलें स्थानांतरित हो जाती हैं, एकदम सही बात है ये भी। ठीक है, लेकिन दूसरा देखो यहाँ पे उस डायरेक्टरी के अंदर सभी सब डायरेक्टरीज भी क्या हो जाती है दोस्तों, स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन भी सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन आएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो डी पे लगा लो दोस्तों टिक, यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है एक बार और फिर समझ करके उसका आंसर देना है अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये तीसरे चैप्टर के 10 प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के चौथे चैप्टर की ओर। चौथा चैप्टर है दोस्तों इंटरनेट का परिचय। क्या है दोस्तों, इंटरनेट का परिचय। तो मैं आपको इंटरनेट का परिचय करवाता हूं सभी बच्चों को। ठीक है, यहाँ के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सामने देखिएगा, इंटरनेट के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन सभी प्रमुख कार्यों को सम्मिलित करता है जिनके लिए इंटरनेट व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बताओ भाई किस किस के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। केवल संचार के लिए, केवल शिक्षा के लिए, केवल वित्तीय लेन देन के लिए, या बात करें संचार, शिक्षा और वित्तीय लेन देन के लिए। दोस्तों सभी के लिए किया जाता है, संचार के लिए भी किया जाता है, शिक्षा के लिए भी किया जाता है, वित्तीय लेन देन के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा संचार, शिक्षा, वित्तीय लेन देन सभी के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन इज राइट। इसमें तीनों के नाम आ गए भाई साहब। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, चौथे चैप्टर का पहला प्रश्न। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों चौथे चैप्टर के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि एक सामान्य उपयोगकर्ता को इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किन किन घटकों की आवश्यकता होती है जो उसे नेटवर्क से कनेक्ट करने तथा वेब सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। पहला इंटरनेट सेवा की, दूसरा मॉडेम या नेटवर्क डिवाइस की, तीसरा वेब ब्राउजर की और चौथा उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे।
दोस्तों यहाँ पे आईएसपी की भी मतलब एक तरह की डिमांड है, इसका भी जरूरत पड़ेगी। मॉडेम या नेटवर्क डिवाइस भी होना चाहिए आपके पास, वेब ब्राउजर भी होना चाहिए। यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। दूसरे में क्या आएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने कि आईएसपी का सही पूर्ण अर्थ क्या है। आईएसपी का किसका दोस्तों, आईएसपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आईएसपी का सही पूर्ण अर्थ क्या है, जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। पहला ऑप्शन इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या इंटरनल सर्विस प्रोटोकॉल, या इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसर। दोस्तों आईएसपी की बात की जाए तो आईएसपी को जो बोलते हैं दोस्तों, एक तरीके से हम कह सकते हैं ऐसी कंपनी, क्या दोस्तों, ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रदान करती है। क्या दोस्तों, ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है, उसे हम आईएसपी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका पूरा नाम होगा दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ये देखो ध्यान रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल नहीं होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, मतलब बी ऑप्शन इज राइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो तीसरे में क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा सही से। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि वेब ब्राउजर की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा कथन सही है। वेब ब्राउजर की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा कथन सही है, मतलब सही कौन सा है भाई। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। भाई वेब ब्राउजर नहीं करता है, तो ये नहीं है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों को एक्सेस और प्रदर्शित करता है, तो ये दोस्तों सही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों को एक्सेस और प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। बाकी यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे आपके। ठीक है, तो चौथे में क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आएगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों को एक्सेस और प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की और पांचवा प्रश्न है कि मॉडेम शब्द किस तकनीक यानी कि अवधारणा पर का प्रतिनिधित्व करता है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल और पुनः एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करता है। ध्यान से देखिएगा कि मॉडेम शब्द किस तकनीक अवधारणा पर का प्रतिनिधित्व करता है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में पुनः एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करता है, मतलब उल्टा सीधा करता है यहाँ पे। तो कौन करता है भाई, मॉडेम। तो ये करता है दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर करता है। कौन करता है दोस्तों, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर करता है। पांचवें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की और। छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि यूआरएल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प उसका सही पूर्ण रूप दर्शाता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों, रिपीट भी हो जाता है कई बार ये प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो ये होगा दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। क्या होगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। छठे में लगा लीजिए दोस्तों ए ऑप्शन पे टिक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि www का सही अर्थ क्या है जो इंटरनेट पर उपलब्ध हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को के संग्रह को दर्शाता है। दोस्तों www का तो आप एकदम इजी समझ लो, इसको तो सभी बच्चों को आता होगा। लगभग ये मान लो कि 90% बच्चों को ये प्रश्न आता होगा दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब होगा, मतलब बी ऑप्शन इज राइट, वर्ल्ड वाइड वेब होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट, सातवें में बी कर लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे चैप्टर के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ईमेल क्लाइंट या वेब बेस ईमेल सर्विस का उदाहरण है जिसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ईमेल क्लाइंट या वेब बेस ईमेल सर्विस का उदाहरण है जो ईमेल भेजने, किसके दोस्तों, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ये किया जाएगा दोस्तों जीमेल का उपयोग। किसका उपयोग दोस्तों, जीमेल का किया जाएगा। आठवें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, जीमेल। ओके, ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के नौवें प्रश्न की ओर। नौ प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प एक सर्च इंजन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा विकल्प एक सर्च इंजन का उदाहरण है जिसका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। पेटीएम का किया जाता है, गूगल का किया जाता है, फ्लिपकार्ट का किया जाता है, अमेजन का किया जाता है। दोस्तों बताइए, अगर आपको कोई जानकारी खोजनी है, कोई न्यूज देखनी है या कुछ किसी के बारे में सर्च करना है आपको, तो आप क्या करते हैं, पेटीएम करते हैं, गूगल करते हैं, फ्लिपकार्ट में करते हैं यूज, या फिर अमेजन का यूज करते हैं। दोस्तों आपको करना पड़ेगा गूगल का यूज। किसका दोस्तों, गूगल का। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों नवा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि सर्च इंजन का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, गूगल है।
ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, तो एक बीइंग होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, सर्च इंजन का एग्जांपल बीइंग होता है, गूगल बीइंग एक हो गया दोस्तों, याहू है ना, ये एक तरीके से एग्जांपल है आपके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है, डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है और इसका सही पूर्ण रूप क्या होता है। तो डीएनएस का क्या कार्य होता है दोस्तों, मतलब ये पहली बात तो ये कि आप इसका पूरा नाम बताइए दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है दोस्तों, डिजिटल नेटवर्क सिस्टम नहीं होता है, डाटा नेविगेशन सिस्टम भी नहीं होता है, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया आपके, डायनामिक भी नहीं होता है दोस्तों, तो ये होगा डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, नाम क्या करता है दोस्तों, डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है दोस्तों, क्या करता है ये, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। 10वें में आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट। तो मुझे बताइए चैप्टर 4 के 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एकदम सही सही आते थे। ठीक है, और अब तक के जो चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक जो हुए हैं उनमें से आपके कितने प्रश्न एकदम सही है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चैप्टर नंबर 5 की ओर। चैप्टर 5 क्या पूछ रहा है दोस्तों, पूछ क्या रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ नाम क्या है इसका। तो चैप्टर 5 का नाम है वित्तीय साक्षरता व डिजिटल भुगतान अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, क्या दोस्तों, एप्लीकेशन होता है अनुप्रयोग का मतलब। ठीक है, तो बात करें चैप्टर 5 की, चैप्टर 5 का पहला प्रश्न है दोस्तों, सामने देखिएगा ध्यान से। तो दोस्तों इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न उसका क्या होगा, सही जवाब एक बार पढ़ लो आप सभी ध्यान से इसको, कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम शेष राशि यानी कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन आपके सामने, 10,000 अनिवार्य, 5,000 अनिवार्य, 1,000 अनिवार्य या कोई न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने और देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं देता हूं आपको 5 सेकंड का समय। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाता खोलने के लिए आपको कितनी शेष राशि की आवश्यकता होती है दोस्तों। 10,000 अनिवार्य नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, 5,000 भी नहीं है, 1,000 भी नहीं है। क्या है दोस्तों, कोई शून्य न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं होती है, शून्य शेष राशि बोल सकते हो आप, जीरो बैलेंस पे आप खाता खुलवा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पहले में जीरो, मतलब कोई न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑनलाइन बैंकिंग के लाभों में से शामिल नहीं है, बल्कि उसकी एक सीमा लिमिटेशन दर्शाता है। बताइए दोस्तों क्या है दोस्तों, समय की बचत, त्वरित लेन देन, इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भरता या कहीं से भी या कभी भी उपयोग कर सकते हो आप। तो दोस्तों ये भी आप इसका लाभ है, त्वरित लेन देन भी इसका लाभ है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन की निर्भरता ये इसका लाभ नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, और ये भी दोस्तों इसका लाभ है, तो यहाँ पे आएगा इंटरनेट कनेक्शन की निर्भरता इसका एक सीमा है, मतलब कम एक भाई इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होनी चाहिए इसको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। चैप्टर 5 का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा कि क्रेडिट कार्ड के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है उसकी विशेषता या फीचर नहीं है। बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक कार्ड होना, ये भी है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा देना, ये भी सही बात है, फीचर है इसका। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है, नहीं है। पहले खर्च करें बाद में भुगतान करें, तो ये बात भी सही है, लेकिन खरीदारी के समय तुरंत भुगतान करना अनिवार्य है, तो ये दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो नहीं है पूछा है आपसे, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। नहीं है पूछा है तो यह आएगा डी ऑप्शन आएगा, खरीदारी के समय तुरंत भुगतान करना अनिवार्य होना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। ओटीपी के संदर्भ में सही परिभाषा का चयन करें। तो क्या बोलते हैं भाई ओटीपी का पूरा नाम, कौन कौन बच्चा बताएगा मुझे, ओटीपी का पूरा नाम क्या होगा। आपने पढ़ रखा होगा इसको और याद भी होगा। बताइए दोस्तों ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। इसका नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है दोस्तों, वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। चौथे में क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, वन टाइम पासवर्ड। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा है दोस्तों यूपीआई का सही पूर्ण रूप क्या है जो भारत में डिजिटल भुगतान को सरल बनाने हेतु विकसित किया गया है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होगा दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसका
फुल पूरा नाम है दोस्तों, यूपीआई का पूरा नाम है। बी ऑप्शन लगा लो टिक यहाँ पे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपका ये प्रश्न सही हुआ था क्या? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी RSCAT की एग्जाम है। अब चलते हैं दोस्तों छठे प्रश्न के सामने। छठे प्रश्न आपका सामने बैठा है वैसे तो। यूपीआई आधारित लेन देन में पुश ट्रांजेक्शन का क्या अर्थ है? क्या पूछ रहा है दोस्तों छठा प्रश्न आपसे, यूपीआई आधारित लेन देन में पुश ट्रांजेक्शन का क्या अर्थ है? पैसा प्राप्त करना, पैसा भेजना, या केवल बैंक चेक करना, बैलेंस बैंक चेक करना, केवल बैलेंस चेक करना, या फिर बात करें OTP जनरेट करना। क्या होगा दोस्तों छठे का सही जवाब? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों पैसे भेजना। क्या आएगा दोस्तों? पैसे भेजना यहाँ पे इसका अर्थ होता है एक तरीके से। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि SBI बड़ी क्या है? इसके कार्य के आधार पर सही विकल्प चुने। एक गेमिंग एप्लीकेशन है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, बैंक खाता का प्रकार है, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। दोस्तों बात करें SBI बड़ी की हम, तो ये क्या होता है दोस्तों, एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन होता है। सातवें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा विकल्प मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? भाई अभी बताया गया था ना, SBI बड़ी तो है, भीम ऐप भी है, पेटीएम भी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड दोस्तों नहीं है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, क्योंकि पूछा क्या है आपसे, नहीं है पूछा है, तो आएगा दोस्तों क्रेडिट कार्ड। क्या आएगा दोस्तों? क्रेडिट कार्ड आएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपका एकदम सही हो चुका होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के नौवें प्रश्न की ओर। नौ प्रश्न है दोस्तों, रुपे डेबिट कार्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? रुपे डेबिट कार्ड के संबंध में या संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन एकदम सही है? ये भारत का घरेलू कार्ड नेटवर्क है, बात सही एकदम। इसे NPCI द्वारा विकसित किया गया है, ये बात भी सही है। यह ATM और POS दोनों का उपयोग से किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। यह आएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है, मतलब उपरोक्त सभी आएगा। नवीं में क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। चैप्टर 5 का 10वां प्रश्न है दोस्तों कि PMJDY योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर, बिल्कुल सही बात है, लाभ है ये भी। 30 लाख का जीवन बीमा कवर, ये भी लाभ है इसका। 5000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, ये भी लाभ है दोस्तों इसका। तो इसका आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। इसमें भी दोस्तों क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। दोस्तों ये थे चैप्टर 5 के 10 प्रश्न, और 1 से 5 चैप्टर तक आपके कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं, क्योंकि 5 चैप्टर के क्वेश्चन मैं पूरी करवा चुका हूँ। अब चलेंगे दोस्तों छठे चैप्टर की ओर, लेकिन मुझे बताइए इन 5 में आपके कितने प्रश्न सही हुए। छठा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, इंटरनेट के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं छठे चैप्टर के पहले प्रश्न की। ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से चैप्टर 6 से ध्यान रखना है, यहाँ पे चैप्टर 6 चालू हो चुका है दोस्तों, ठीक है। चैप्टर 6 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसी वेबसाइट का उदाहरण है जो मुख्य रूप से ऑनलाइन वस्तुओं की खरीद फरोख्त के लिए उपयोग की जाती है और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में जानी जाती है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। मतलब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है पहले ये समझ लो, जहां से हम ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। तो ट्विटर जानी जाती है क्या, फेसबुक, फ्लिपकार्ट या टाइम्स ऑफ इंडिया? क्या होगा दोस्तों छठे चैप्टर का पहले प्रश्न का आंसर? जल्दी से बताइएगा दोस्तों मुझे, किन किन बच्चों को ये प्रश्न आता है एकदम सही से। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा इसका वो होगा दोस्तों फ्लिपकार्ट। क्या होगा दोस्तों? फ्लिपकार्ट होगा। तो लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, फ्लिपकार्ट। किन किन बच्चों ने प्रश्नों का सही जवाब दिया था मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं बिना किसी देरी के दूसरे प्रश्न की तरफ। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो एकदम बोर हो रहे हैं इस क्लास से, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा भाई क्लास तो देखनी पड़ेगी क्योंकि पास होना भी तो है अपन को। दूसरा प्रश्न है दोस्तों वेबसाइटों के वर्गीकरण। वेबसाइटों के वर्गीकरण के आधार पर वे वेबसाइटें जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन उत्पादों और सेवाओं की खरीद एवं बिक्री की सुविधा प्रदान करती है किस श्रेणी में आती है? बताइए दोस्तों, वेबसाइटों के वर्गीकरण के आधार पर वे वेबसाइटें जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन उत्पादों और सेवाओं की खरीद एवं बिक्री की सुविधा प्रदान करती है किस श्रेणी में आती है? मनोरंजन वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, सर्च इंजन या ई कॉमर्स वेबसाइट? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताओ मुझे आप सभी बच्चे। तो दोस्तों वे वेबसाइटें जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन उत्पादों सेवाओं की खरीद बिक्री की सुविधा देती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं
ई कॉमर्स वेबसाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं हम उनको। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों दूसरे में डी ऑप्शन इज राइट, ई कॉमर्स वेबसाइट। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ई कॉमर्स पहल का उदाहरण है जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। बताइए दोस्तों कौन सा होगा यहाँ पे? RSLDC होगा, RPSC होगा, ई ज्ञान होगा या ई बाजार होगा? दोस्तों अगर बात करें राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ई कॉमर्स पहल का उदाहरण तो वह दोस्तों ई बाजार। क्या है दोस्तों? ई बाजार है दोस्तों। डी ऑप्शन इज राइट। तीसरे में क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अब चलते हैं दोस्तों आज के मतलब चैप्टर 6 के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म छोटे छोटे संदेश या छोटे संदेश शॉर्ट पोस्ट साझा करने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ट्विटर, गूगल प्लस, जीमेल या इंस्टाग्राम? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे भाई कमेंट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ट्विटर आएगा दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों? ट्विटर आएगा। चौथे में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ट्विटर बोला जाएगा। अब इसका अभी इसका जो नाम है दोस्तों एक्स है, मतलब वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? इसका एक्स है। ध्यान रखना इस चीज का, वर्तमान नाम ट्विटर का क्या होगा दोस्तों? एक्स होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसको अभी ट्विटर के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है देखिए ध्यान से, कि ऑनलाइन शॉपिंग का उदाहरण किस प्रकार के ई कॉमर्स मॉडल के अंतर्गत आता है जहां व्यवसाय सीधे उपभोक्ता को उत्पाद बेचता है? बताइए दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग का उदाहरण किस प्रकार के ई कॉमर्स मॉडल के अंतर्गत आता है जहां व्यवसाय सीधे उपभोक्ता को बेचता है, उत्पाद बेचता है? B2B, B2C, C2C या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों व्यवसाय मतलब बिजनेस, उपभोक्ता मतलब एक विक्रेता या ग्राहक बोल सकते हो। तो जैसे मान लो ये एक आपकी कंपनी है, ठीक है, पूरी कंपनी है, इसे हम बोलेंगे बिजनेस। और यहाँ पे जैसे ये आपका एक उपभोक्ता है या एक तरीके से उपभोक्ता है, ये आ गया सामने। ठीक है, अब बात करें कि भाई ये कंपनी इसको माल बेच रही है, ठीक है, और ये क्या कंपनी से माल खरीद रहा है, तो कंपनी क्या हो गई? बिजनेस हो गई। और ये क्या हो गया? ग्राहक यानी कि कंज्यूमर हो गया। तो क्या हो रहा है दोस्तों? B2C हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे सीधी सी बात है B2C आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या आएगा दोस्तों? बिजनेस टू कंज्यूमर आएगा। बी ऑप्शन इज राइट। B2B कब होता है दोस्तों? मतलब सामने भी कंपनी है, यहाँ भी कंपनी है और सामने भी दोस्तों कंपनी है, तो क्या आएगा? एक तरीके से B2B आएगा। ठीक है, C2C में क्या आएगा दोस्तों? यहाँ भी ग्राहक है और यहाँ भी दोस्तों क्या है? ग्राहक है जो आपस में सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये B2C में आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आरेख के द्वारा आपको आराम से समझा दिया इस प्रश्न को। ठीक है, अब मुझे बताइए दोस्तों कैसा लगा ये प्रश्न? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर, मतलब छठे चैप्टर का छठा प्रश्न। MOOC के संदर्भ में निम्न सही विकल्प का चयन करें। MOOC के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, दूसरा मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर या मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे दोस्तों बात करें हम तो ये होगा दोस्तों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या होगा दोस्तों? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होगा। छठे में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें चैप्टर की ओर। सातवें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्लास में एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरे पर चैप्टरों की, ध्यान रखना इस चीज का, तो आपको भी एक साथ ही देखनी है। ठीक है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ से बैठा बैठा, एक साथ में रिकॉर्ड किया दोस्तों, मतलब कर रहा हूँ, चल रहा है ये चैप्टर, और मुझे उम्मीद है पूरी रिकॉर्ड भी कर दूंगा एक साथ में मैं, लेकिन आपको भी पूरी एक साथ में देखनी है जिससे आपको इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। सातवां प्रश्न है दोस्तों, फेसबुक किस प्रकार की वेबसाइट का उदाहरण है? फेसबुक किस प्रकार की वेबसाइट का उदाहरण है जहां उपयोगकर्ता आपस में जुड़ते हैं और सामग्री साझा करते हैं? ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट या ब्लॉगिंग? दोस्तों यहाँ पे आएगा सोशल नेटवर्किंग। क्या आएगा दोस्तों? सोशल नेटवर्किंग आएगा। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, फेसबुक क्या है दोस्तों? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है जिसका उपयोग रोजगार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है जिसका उपयोग रोजगार के संबंध में या रोजगार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन naukri.com, दूसरा अमेजन, तीसरा मंत्रा, चौथा पेटीएम। दोस्तों यहाँ पे जॉब सर्च की बात की जाए तो यह आएगा naukri.com। क्या आएगा दोस्तों? naukri.com आएगा। आठवें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों इस चैप्टर के
मतलब छठे चैप्टर के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया राज ई वॉल्ट किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया राज ई वॉल्ट पूछ रहा है आपसे किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है। क्लाउड आधारित स्टोरेज समाधान, ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म, भर्ती परीक्षा पोर्टल या डिजिटल भुगतान प्रणाली। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा क्लाउड आधारित स्टोरेज समाधान। क्या होगा दोस्तों? क्लाउड आधारित स्टोरेज समाधान इसका सही जवाब होगा, मतलब 9वीं में आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से प्लेटफॉर्म क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के उदाहरण है जहां उपयोगकर्ता अपने डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकता है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म क्लाउड स्टोरेज सेवाओं से उदाहरण है, मतलब सेवाओं के उदाहरण है जहां उपयोगकर्ता अपने डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकता है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या उपरोक्त सभी। दोस्तों गूगल ड्राइव में भी रख सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में भी रख सकता है और यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में दोस्तों रख सकता है। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा, डी ऑप्शन इज राइट। 10वीं में क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ छठे चैप्टर के 10 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे जिन्होंने छठे चैप्टर के 10 प्रश्नों में से 10 के 10 सही कर दिए, और अब तक की जो 6 चैप्टर हुए हैं अपने, उनमें सारे के सारे प्रश्न किस किस बच्चे के सही हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें चैप्टर की ओर। उम्मीद करूंगा 7वां चैप्टर भी आपको समझ में आएगा और यहाँ से भी दोस्तों 1-2 प्रश्न आपके जरूर बनते हैं। 7वां चैप्टर का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया दोस्तों, लिखा हुआ 7वां चैप्टर है, उसका पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम दर्शाता है जो सामान्यतः मोबाइल उपकरणों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है बल्कि मुख्यतः डेस्कटॉप या सर्वर पर आधारित सिस्टम का उपयोग किया गया है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज या लिनक्स ओएस। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? तो 7वें का पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों लिनक्स ओएस होगा, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। जीपीएस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प उसका सही पूर्ण रूप तथा कार्य को दर्शाता है। जीपीएस की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे। तो जीपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सॉल्यूशन होता है क्या? नहीं होता है। तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सही पूर्ण रूप नहीं है इसका। ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम, ये भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये सही है दोस्तों। यहाँ पे स्थान निर्धारण हेतु उपग्रह आधारित प्रणाली, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो दूसरे में क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एंड्रॉइड डिवाइस में उपलब्ध विभिन्न स्क्रीन लॉक सुविधा या सुरक्षा विकल्पों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है पूछा गया है, उसको आपको पहचानना है। ठीक है, पहला आ रहा है कि केवल पैटर्न ही उपलब्ध होता है क्या? नहीं, गलत बात है। केवल पिन और पासवर्ड उपलब्ध होते हैं? नहीं, दो भी नहीं ज्यादा होते हैं। केवल फिंगरप्रिंट? नहीं। यहाँ पे दोस्तों पैटर्न, पिन और पासवर्ड सभी उपलब्ध होते हैं दोस्तों। तो यह आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। पैटर्न, पिन और पासवर्ड सभी क्या होते हैं दोस्तों? उपलब्ध होते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये भी आपने सही कर लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे, ध्यान से देखिएगा कि एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प नवीनतम संस्करण को दर्शाता है। बताइए दोस्तों कौन सा दर्शाता है? पहला पाई, दूसरा एंड्रॉइड 10 या एंड्रॉइड 11 या एंड्रॉइड 12। दोस्तों नवीनतम संस्करण की बात की जा रही है यहाँ पे, किसकी दोस्तों? नवीनतम संस्करण की बात की जा रही है, तो वह दोस्तों एंड्रॉइड 12, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स की श्रेणी में आता है जिसका सोर्स कोड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है? विंडोज, आईओएस, एंड्रॉइड या उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन आपके सामने। कौन कौन बच्चे इस प्रश्न का आंसर देना चाहेंगे भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं सभी बच्चे। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, क्या आएगा? तो जो आता है ना दोस्तों, यह आएगा एंड्रॉइड। क्या आएगा दोस्तों? एंड्रॉइड आएगा, सी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? एंड्रॉइड क्या होता है दोस्तों? ओपन या बोलते सोर्स कोड इसका स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है, एंड्रॉइड आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से इंटरनेट साझा करने के लिए मुख्यतः किस प्रकार की कनेक्टिविटी तकनीक का उपयोग किया जाता है? पहला वाईफाई का, ब्लूटूथ का, इंफ्रारेड का या
उपरोक्त सभी का। दोस्तों जब हॉटस्पॉट सामने आ जाता है आपके, तो उसका जो कनेक्टिविटी का माध्यम होता है वो होता है दोस्तों वाईफाई। क्या होता है दोस्तों? वाईफाई होता है। छठे में आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट, वाईफाई। उम्मीद करूंगा दोस्तों छठा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर की ओर। सातवें चैप्टर में 6 प्रश्न थे और 6 के 6 आपके सही हो गए होंगे। अब चलते हैं चैप्टर 8 जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमएस वर्ड का, और यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके बन जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर में टेक्स्ट एडिटिंग के दौरान यदि कर्सर किसी शब्द के बीच में स्थित है, ठीक है, तो कर्सर के दाईं ओर स्थित अक्षरों को हटाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिख दिया, क्या लिख दिया दोस्तों? कंप्यूटर लिख दिया, और मान लो कर्सर आपका इस जगह पे है और मैं चाह रहा हूं कि इस जगह की इधर की साइड की जो राइट साइड का अक्षर मिटाना है मुझे, तो मैं कौन सी कुंजी प्रेस करना चाहूंगा? तो करना चाहूंगा दोस्तों डिलीट कुंजी। क्या करना दोस्तों? डिलीट कुंजी प्रेस करना चाहूंगा, सी ऑप्शन इज राइट। और यहाँ पे अगर मान लो लेफ्ट के डिलीट करने होते हैं ना, तो लेफ्ट कुंजी प्रेस करता, बैक स्पेस लेफ्ट वाले मुझे डिलीट करने होते तो बैक स्पेस प्रेस करता मैं। एंड क्या करता है दोस्तों? कर्सर को लाइन के अंत में लेके जाता है, जबकि होम की क्या काम करती है दोस्तों? कर्सर को लाइन की शुरुआत में लेके आती है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों पहला प्रश्न 8वें चैप्टर का आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? डिलीट किया आएगी। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। बदलने का विकल्प किस टैब के अंतर्गत उपयोग होता है? दोस्तों ये होता है लेआउट यानी कि पेज लेआउट, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। तो दूसरे में क्या आएगा दोस्तों? ए ऑप्शन आएगा यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज के तीसरे प्रश्न की ओर। टाइम्स न्यू रोमन शब्द एमएस वर्ड में किस तत्व एलिमेंट को दर्शाता है? टाइम्स न्यू रोमन की बात की जा रही है, तो एक तरीके से फॉन्ट स्टाइल होती है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों फॉन्ट। क्या आएगा दोस्तों? फॉन्ट आएगा। एमएस वर्ड की बात की जाए, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है दोस्तों वो होता है कैलेबरी। कौन सा होता है दोस्तों? कैलेबरी होता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की बात की जाए, फॉन्ट साइज की बात की जाए तो ये होती है दोस्तों 11, ठीक है। एमएस वर्ड में जो फॉन्ट होता है दोस्तों बाय डिफॉल्ट होता है कैलिबरी और फॉन्ट साइज होती है 11। याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? तीसरे में ए ऑप्शन आएगा फॉन्ट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है 8वें चैप्टर का कि एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है एंटर कुंजी का। किसका दोस्तों? एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, एंटर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा व्यू उपयोगकर्ता को दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले उसका वास्तविक स्वरूप देखने की सुविधा प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा व्यू विकल्प उपयोगकर्ता को या दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए उसका वास्तविक स्वरूप देखने की सुविधा प्रदान करता है? ठीक है, प्रिंट व्यू जैसा। तो ये करेगा भाई साहब नॉर्मल प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, या ये करेगा दोस्तों प्रिंट लेआउट व्यू। कौन करेगा दोस्तों? प्रिंट लेआउट व्यू करेगा। 5वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप शब्द एमएस वर्ड में किस सेटिंग से संबंधित हैं जो पेज अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन को निर्धारित करते हैं? ये करते हैं दोस्तों पेज ओरिएंटेशन। कौन करता है दोस्तों? पेज ओरिएंटेशन करता है। छठे में क्या आएगा दोस्तों? ए ऑप्शन आएगा पेज ओरिएंटेशन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है चैप्टर 8 का कि एमएस वर्ड में दस्तावेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप या इसके विपरीत यानी कि वापस से लैंडस्केप से पोर्ट्रेट की बात की जा रही है, तो किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? हेडर फुटर का, प्रिंट लेआउट का? ये करेंगे दोस्तों यहाँ पे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का। किसका करेंगे दोस्तों? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का करेंगे। 7वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एमएस वर्ड 2019 में रिबन इंटरफेस किन तत्वों यानी कि एलिमेंट से मिलकर के बना होता है? तो ये करना होता है दोस्तों टैब से। किससे बना होता है दोस्तों? टैब से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, टैब्स, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि हेडर और फुटर। क्या दोस्तों हेडर और फुटर का उपयोग एमएस वर्ड में मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? हेडर और फुटर का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन दस्तावेज की सजावट के लिए, दूसरा पेज प्रत्येक पेज के शीर्ष और नीचे की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन आ रहा है केवल प्रिंटिंग के लिए, या फिर बात करें दोस्तों टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों प्रत्येक पेज के शीर्ष और नीचे, शीर्ष मतलब टॉप एंड बॉटम, ठीक है।
जानकारी प्रदर्शित करने के लिए, तो बी ऑप्शन इज राइट। 9वीं में क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा 9वां प्रश्न भी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट की सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग जैसे कि बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, फॉन्ट साइज आदि को हटाने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? क्लियर फॉर्मेटिंग का, फॉर्मेट पेंटर का, पेज सेटअप का या स्टाइल्स का? तो बात की जा रही है दोस्तों सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका भाई क्लियर फॉर्मेटिंग का किया जाता है दोस्तों। तो ये एमएस वर्ड के 10% थे, इनमें से आपके कितने परसेंट एकदम सही हो चुके हैं भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करें। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें चैप्टर की ओर। 9वां चैप्टर कौन सा है भाई, एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल के भी यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, हो सकता है फॉर्मूला पूछ ले, हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो चैप्टर 9 का एमएस एक्सेल देखते हैं दोस्तों हम। एमएस एक्सेल का पहला प्रश्न है दोस्तों कि एमएस एक्सेल में वर्कबुक की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, जो ये बताता है कि वर्कबुक वास्तव में किन तत्वों यानी कि एलिमेंट्स का संग्रह होता है। केवल वर्कबुक का संग्रह होता है, केवल वर्कशीट का होता है, या केवल चार्ट का होता है, या फिर वर्कशीट एवं चार्ट्स का संग्रह होता है? दोस्तों यहाँ पे आएगा वर्कशीट एवं चार्ट का संग्रह होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में नेम बॉक्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है जो वास्तविक कार्य यानी कि फंक्शनलिटी को दर्शाता है? यह केवल फॉर्मूला को दिखाता है? नहीं, गलत बात है। ये एक्टिव सेल का एड्रेस एवं लोकेशन दर्शाता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, एक्टिव सेल का एड्रेस एवं लोकेशन दर्शाता है। तो दूसरे में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, ये एक्टिव सेल का एड्रेस एवं लोकेशन दर्शाता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है इसका, यदि उपयोगकर्ता एक्सेल में किसी सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे सेल में वही फॉर्मेटिंग लागू करना चाहता है तो ये किस टूल का उपयोग करेगा? कॉपी पेस्ट का, कंट्रोल वी का, कोई तरीका नहीं है, या फॉर्मेट पेंटर का? दोस्तों बात करें एक फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह लागू करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का। किसका आएगा दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग होगा। तो यहाँ पे करेंगे डी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में बड़े डेटा सेट के साथ काम करते समय यदि आप चाहते हैं कि रो और कॉलम हेडिंग स्क्रॉल करने पर भी दिखाई दे, तो इसके लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? पहला अनफ्रीज पेन का, फ्रीज पेन का, स्प्लिट का, या होल्ड टाइटल का? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। एक्सेल में बड़े डेटा सेट के साथ में काम करते समय अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो आप करेंगे दोस्तों फ्रीज पेन का उपयोग। किसका करेंगे दोस्तों, फ्रीज पेन का उपयोग करेंगे। चौथे में आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है दोस्तों, एमएस एक्सेल 2019 में चयनित डेटा को तुरंत चार्ट बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाएगा? तो अगर मान लो कोई डेटा चयनित कर रखा है, उसको चार्ट बनाना है आपको, तो आप करेंगे दोस्तों F11 का प्रयोग। किसका दोस्तों, F11 करना पड़ेगा। डी ऑप्शन इज राइट। 5वें में क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। चैप्टर 9 का 6% दोस्तों यहाँ पे एक्सेल के विभिन्न संस्करणों में फाइल एक्सटेंशन के संदर्भ में कौन सा संयोजन सही है? एक्सेल 2003.xlss या 2007 में ये है, मैं पहले लिखवा देता हूं दोस्तों। 2003 में दोस्तों ये था .xls, ठीक है ये था। और 2007 और उसके बाद में दोस्तों क्या हो गया, ये .xlsx हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सेल 2003 में डॉट ये और 2019 में ये, यहाँ आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बाकी सारी गलत है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन आएगा कि 2003 में .xls था इसका एक्सटेंशन, और 2007 और 19 में क्या हो गया दोस्तों, .xlsx हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा छठे का दूसरा भी आपको, मतलब छठे में क्या कर लीजिए, बी ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। तो 9 चैप्टर के ये छठा प्रश्न था। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? केवल डेटा को कॉपी करने के लिए, सेल में कमेंट जोड़ने के लिए, विशेष रूप से वैल्यूज और फॉर्मेट्स या फॉर्मूला को अलग अलग पेस्ट करने के लिए, या केवल टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए? दोस्तों यहाँ पे आएगा जो सही जवाब होगा इसका, वो आएगा विशेष रूप से वैल्यूज, फॉर्मेट्स और फॉर्मूला को अलग अलग पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो 7वें में क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर।
8वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जब एक्सेल में कोई फॉर्मूला कॉपी किया जाता है तो रिलेटिव सेल रेफरेंस के संदर्भ में क्या परिवर्तित होता है। पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कोई परिवर्तित नहीं होता है, दूसरा सेल रेफरेंस अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, फॉर्मूला हट जाता है दोस्तों, या एरर आ जाता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सेल रेफरेंस अपने आप क्या हो जाता है दोस्तों, एडजस्ट हो जाता है भाई। 8वीं में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, सेल रेफरेंस अपने आप क्या हो जाता है दोस्तों, एडजस्ट हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। चैप्टर 9 का 9वां प्रश्न, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट टाइप सामान्य तय उपयोग किए जाते हैं। केवल लाइन चार्ट, केवल पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। दोस्तों तीनों ही किए जाते हैं सामान्यतः उपयोग, पाई चार्ट, लाइन चार्ट एंड बार चार्ट। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, एक्सेल में फॉर्मूला बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक्सेल में फॉर्मूला बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने, केवल सेल वैल्यूज का उपयोग होता है, केवल सेल रेफरेंस का उपयोग होता है, सेल वैल्यूज एंड सेल रेफरेंस दोनों का उपयोग किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने और एक बार आंसर देने की कोशिश करें। मैं देता हूं आपको 5 सेकंड का समय, ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा किसका सही होता है, देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा 10वें का वो होगा दोस्तों यहाँ पे सेल वैल्यूज एंड सेल रेफरेंस दोनों का उपयोग किया जाता है, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। 10वें में क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा, सेल वैल्यूज एंड सेल रेफरेंस दोनों का किया जाता है दोस्तों, उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर हमारे पास में आ गया पावर पॉइंट का। दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों 2 या 3 प्रश्न आपके जरूर बनेंगे पावर पॉइंट से भी, तो देखते हैं आप कितने का सही जवाब दे पाते हो इस चैप्टर से। तो पहला प्रश्न है दोस्तों पावर पॉइंट का, मतलब 10वें चैप्टर का, कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया फाइल्स को जोड़ने यानी कि ऐड करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही विकल्प है। केवल जेपीजी फाइल, केवल जीआईएफ फाइल, केवल वेव फाइल, ऑडियो फाइल, या उपरोक्त सभी प्रकार की फाइल। दोस्तों ये भी फाइल का जोड़ सकते हैं, ये भी जोड़ सकते हैं और ये भी जोड़ सकते हैं। तो आएगा उपरोक्त सभी प्रकार की फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों पावर पॉइंट वाले मतलब 10वें चैप्टर के पहले प्रश्न का आएगा दोस्तों आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों ने यही दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है जो इसकी बहु उपयोगिता को दर्शाता है। तो यहाँ पे आ रहा है कि दोस्त नोट्स आउटलाइन के रूप में निजी जानकारी, नोट्स आउटलाइन के रूप में जानकारी प्रस्तुत करना, ये भी सही है दोस्तों। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के रूप में उपयोग करना, ये बात भी सही है। योजना संबंधी जानकारी संप्रेषित करना, ये बात भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्या आएगा बच्चों, उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने पर जो दृश्य प्रभाव यानी कि विजुअल इफेक्ट दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहते हैं दोस्तों स्लाइड ट्रांजिशन। क्या कहते हैं दोस्तों, स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। तीसरे में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा तीसरा प्रश्न भी आपने सही कर दिया होगा बच्चों। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि पावर पॉइंट में किसी प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। F5 की दबाना, स्लाइड शो टैब से व्यू शो चुनना, या फिर स्लाइड शो मेन्यू से विकल्प चुनना, ए और बी दोनों। दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे स्लाइड शो प्रारंभ करने की यानी कि स्टार्ट करने की, तो F5 की भी आप प्रेस कर सकते हो और स्लाइड शो टैब में जाकर के व्यू भी चुन सकते हो, मतलब ए और बी दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। दोनों क्या है, सही है। तो यहाँ पे आएगा ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इज राइट। चौथे में क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा, ए और बी दोनों सही है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि मोशन पथ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है इनमें से। पहला, ये एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार है, ये स्लाइड को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। ये बात करें कि ये किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड पर एक निर्धारित पथ में मूव करने की तकनीक है, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने और 4 में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे उपयोगी होगा या कौन सा सही है, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर सही आता है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों मोशन पथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा है भाई सही। तो यहाँ पे दोस्तों यह आएगा, यह किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड पर आधारित एक निर्धारित पथ में मूव करने की एक तकनीक है, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर।
छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन से विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। पहला ब्लैंक प्रेजेंटेशन का, एडिटिंग टेम्पलेट का, डिजाइन टेम्पलेट का या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे आएगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी सही है, एडिटिंग टेम्पलेट भी सही है दोस्तों, और डिजाइन टेम्पलेट भी दोस्तों यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा। डी ऑप्शन इज राइट। छठे में क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों छठा प्रश्न का डी ऑप्शन आपने कर लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि यदि आप किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड का एक साथ अवलोकन यानी कि ओवरव्यू करना चाहते हैं तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे। यदि आप प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड का एक साथ अवलोकन यानी कि ओवरव्यू करना चाहते हैं तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे। आउटलाइन व्यू का, स्लाइड लेआउट का, ऑप्शन ऐड का या प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग देंगे इसका सही जवाब भाई। ओवरव्यू करना चाहते हैं, ओवरव्यू किसका करेंगे भाई। तो यहाँ पे किया जाएगा दोस्तों आउटलाइन व्यू का। किसका दोस्तों? आउटलाइन व्यू का किया जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर, मतलब चैप्टर 10 के आठवां प्रश्न आपके सामने कि नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे तेज कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल एन, कंट्रोल पी। दोस्तों सबसे तेज है, जिसका आंसर सबसे तेज दे रहा हूं मैं आपको, कंट्रोल एन। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे कंट्रोल एन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें कंट्रोल ओ की तो ये करती है दोस्तों ओपन फाइल। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करती है दोस्तों, और कंट्रोल पी क्या करती है दोस्तों? प्रिंट निकालने का कार्य करती है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों समझ में आ जाएगा ये भी आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि पावर पॉइंट में पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि इंसर्ट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट हो गया, चाहे एमएस वर्ड हो गया, चाहे एक्सेल हो गया, सभी में दोस्तों एक ही टैब सामने आता है, इंसर्ट टैब। कौन सा टैब दोस्तों? इंसर्ट टैब के द्वारा हम कर सकते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। तो 9वें में क्या आएगा दोस्तों? इंसर्ट टैब आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर, जो कि एमएस पावर पॉइंट का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पे 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि यदि पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट की गई इमेज यानी कि पिक्चर की सोर्स फाइल में परिवर्तन किया जाए तो उसका प्रभाव प्रेजेंटेशन पर क्या होगा या क्या होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, इमेज अपने आप अपडेट हो जाती है, केवल सेव करने पर अपडेट होती है या एरर आ जाता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी परिवर्तन दोस्तों नहीं होगा। ए ऑप्शन इज राइट। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 10 के 10 प्रश्न, और इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ में अभी तक अगर आपने अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर नहीं किया जिनके RSCT के एग्जाम है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि पूरी चैप्टर जो कंप्लीट चैप्टर है 1 से 15 तक सभी का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों चैप्टर 11 की तरफ। चैप्टर 11 आपके सामने आ गया साइबर सुरक्षा। और दोस्तों साइबर सुरक्षा से ही मान के चलो आप कम से कम 1 या 2 प्रश्न पक्के हैं दोस्तों यहाँ से भी। ठीक है, मतलब 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो साइबर सुरक्षा का यानी कि साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता से यहाँ पे मैंने उठाया प्रश्न। तो चैप्टर का नाम है आपका ये। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साइबर खतरे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साइबर खतरे की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि एक वैध ऑनलाइन सेवा या व्यापार मॉडल का उदाहरण है। वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ई कॉमर्स या DOS अटैक। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों जब आपसे बोल दिया कि ऑनलाइन सेवा व्यापार यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स पहले में क्या आएगा दोस्तों? ई कॉमर्स आएगा। बाकी सारे एक तरीके से साइबर खतरे की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स दोस्तों साइबर खतरे की श्रेणी में नहीं आता है। अब चलते प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा कि HTTPS में प्रयुक्त S अक्सर किसका प्रतिनिधित्व करता है जो डेटा को सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। पहला सिक्योर, सर्वर, स्टैटिक या सिस्टम। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? तो दोस्तों बात करें HTTPS की तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, SECURE। तो यहाँ पे जो S है ना, S उसका मतलब होता है दोस्तों सिक्योर। क्या होता है दोस्तों? सिक्योर होता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, सिक्योर। तो यहाँ पे आएगा दूसरे में ए ऑप्शन इज राइट, सिक्योर आएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि ईमेल शिष्टाचार यानी कि मेलिंग इटिक्यूटी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा व्यवहार उचित माना जाता है। पूरे संदेश को ऑल कैप्स में लिखना,
हाई प्रायोरिटी का अनावश्यक उपयोग करना, रिप्लाई ऑल का उपयोग करना, या बात करें संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश लिखना। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश लिखना। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आपका कि सूचना सुरक्षा प्रणाली, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ISMS, ध्यान रखना ISMS का पूरा नाम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, के लिए निम्न में से कौन सा ISO मानक लागू होता है? बताइए दोस्तों, कौन सा होता है ISO मानक लागू? ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 या ISO 27001? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होने वाला है इसका, वो होगा दोस्तों ISO 27001। क्या होगा दोस्तों? ISO 27001 होगा, मतलब यहाँ पे आएगा चौथे में, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय IT अधिनियम 2000 यानी कि IT एक्ट 2000 मुख्यतः किस श्रेणी से संबंधित है और उसी के नियंत्रण के लिए बनाया गया है? दोस्तों कौन सा है यहाँ पे? दोस्तों अगर बात करें IT सेक्टर की तो वो होगा दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सी ऑप्शन इज राइट होगा इसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा दोस्तों। पांचवी में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस मेलवेयर ऐसा होता है जो सिस्टम की सुरक्षा को बाधित करने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम को ही प्रभावित या निष्क्रिय करने का प्रयास करता है? वर्म, रेट्रोवायरस, ट्रोजन हॉर्स या स्पाईवेयर? दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो यह आएगा रिट्रोवायरस। क्या आएगा दोस्तों? रिट्रोवायरस आएगा, बी ऑप्शन इज राइट। छठे में क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा, रिट्रोवायरस। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न पूछ रहा है आपका चैप्टर 11 का सातवां प्रश्न। कोई अनाधिकृत उपयोगकर्ता यानी कि हैकर कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने का प्रयास किन उद्देश्यों से कर सकता है? केवल जानकारी देखने के लिए, अपराध यानी कि साइबर क्राइम करने के लिए, हानिकारक प्रोग्राम फैलाने के लिए, या उपरोक्त सभी? दोस्तों बात करें यहाँ पे केवल जानकारी देखने के लिए भी करता है, अपराध यानी कि साइबर क्राइम फैलाने के लिए भी करता है, हानिकारक प्रोग्राम फैलाने के लिए भी करता है। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा। सातवें में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आ रही है तो सभी उन बच्चों के पास शेयर करो जिनकी RSCIT के एग्जाम है। जल्दी कर दीजिएगा सभी बच्चे। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि यदि आपको एक संदिग्ध ईमेल मिलता है जिसमें आपसे व्यक्तिगत जानकारी यानी कि यूजर नेम पासवर्ड मांगी जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? उसे स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उसे स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन इज राइट। पहला ऑप्शन सी हो गया दोस्तों, उसे स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करना चाहिए। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आपका सही हुआ होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है दोस्तों, एक मजबूत पासवर्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल छोटे अक्षरों का उपयोग, आसानी से याद रखने वाला नाम, कम से कम 8 वर्ण जिसमें अक्षर, संख्या और विशेष चिन्ह शामिल हो, या केवल नाम? दोस्तों यहाँ बात करें एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए आपको चाहिए कम से कम 8 वर्ण जिसमें अक्षर, संख्या और विशेष चिन्ह हो। ठीक है, मतलब अक्षर ABCD के रूप में मान सकते हो आप, संख्या 1 2 3 4 5, विशेष चिन्ह जैसे @ हो गया, हैज हो गया, ऐसे आप होने चाहिए। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। इसे हम बोलेंगे दोस्तों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलेंगे। उम्मीद करूंगा 9वां प्रश्न भी आपका सही हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा विकल्प सुरक्षा जोखिम यानी कि सिक्योरिटी रिस्क या साइबर खतरे का उदाहरण नहीं है? हैकर, वायरस, स्पैम या आइडेंटिटी? क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका 10वें का? तो ये होगा दोस्तों आइडेंटिटी। ओके, डी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों ये थे चैप्टर 11 के 10 प्रश्न। अगर आपको इन 10 प्रश्नों में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? और कितने प्रश्न आपके सही हो गए वो तो आप मुझे बताओगे। अब चलते हैं दोस्तों चैप्टर 12 की तरफ, मतलब अन्य ऑपिस्टोल, अदर ऑपिस्टोल भी आप इनको बोल सकते हो। चैप्टर 12 पहला प्रश्न है दोस्तों, सामने दिखाया होगा आपको कि निम्नलिखित में से, देखो निम्नलिखित में से कौन सा गूगल प्लेटफॉर्म ऐसा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि LMS है जिसके माध्यम से शिक्षक असाइनमेंट, नोट्स, क्विज और छात्रों से संवाद यानी कम्युनिकेशन कर सकते हैं? गूगल क्लासरूम, गूगल फॉर्म्स, गूगल शीट या गूगल डॉक्स?
दोस्तों इसका सही जवाब होगा गूगल क्लासरूम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गूगल क्लासरूम के द्वारा कर सकते हैं काम, तो ए ऑप्शन इज राइट। यहाँ से दोस्तों 1% जरूर बनता है इस चैप्टर से भी। अब चलते हैं दोस्तों इसके दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा गूगल टूल डेटा संग्रह यानी कि डेटा कलेक्शन के लिए फॉर्म बनाकर उसे ऑनलाइन साझा या शेयर और विश्लेषण एनालाइज करने की सुविधा प्रदान करता है? गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल फॉर्म्स या गूगल ड्रॉ? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों गूगल फॉर्म्स। क्या होगा दोस्तों? गूगल फॉर्म्स होगा, मतलब 12वीं में आएगा, सी ऑप्शन इज राइट, गूगल फॉर्म्स। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, गूगल डॉक्स का मुख्य उपयोग क्या है जो इसे अन्य गूगल टूल्स से अलग बनाता है? गूगल डॉक्स का मुख्य उपयोग क्या है जो इसे अन्य गूगल टूल्स से अलग बनाता है? स्प्रेडशीट बनाना, डॉक्यूमेंट लिखना या एडिट करना और रियल टाइम सहयोग करना, या प्रेजेंटेशन बनाना, या ग्राफिक डिजाइन करना? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो गूगल डॉक्स की बात की जाए दोस्तों तो इसमें क्या होता है? डॉक्यूमेंट लिखना होता है, एडिट करना होता है, रियल टाइम सहयोग करना होता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। आएगा दोस्तों इसमें बी ऑप्शन आएगा तीसरे प्रश्न में। उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा भैया। अब चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा गूगल टूल मुख्य रूप से प्रेजेंटेशन बनाने, संपादित करने और दूसरों के साथ साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों कौन सा है ये? गूगल डॉक्स है, गूगल क्लासरूम है, गूगल शीट है, या गूगल स्लाइड है? तो बात करें दोस्तों जब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो काम आती है दोस्तों गूगल स्लाइड। क्या आती है दोस्तों? गूगल स्लाइड आती है। डी ऑप्शन इज राइट। चौथे में क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा है दोस्तों, पूछ रहा है आपसे गूगल शीट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों गूगल शीट का उपयोग किया जाता है डेटा विश्लेषण, गणना और स्प्रेडशीट प्रबंधन के लिए किया जाता है। पांचवें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन, डेटा विश्लेषण, गणना और स्प्रेडशीट बनाने के लिए या प्रबंधन के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इसके छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, देखिएगा कि गूगल वर्क स्पेस को किस नाम से जाना जाता है जो शिक्षा संस्थानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? गूगल शीट, गूगल टाइम फॉर टीचिंग, गूगल ऐप फॉर एजुकेशन, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसे बोला जाता है गूगल टाइम फॉर टीचिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? गूगल टाइम फॉर टीचिंग बोला जाता है। छठे में आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, गूगल ड्राइव का मुख्य उद्देश्य क्या है जो इसे क्लाउड स्टोरेज सेवा के रूप में परिभाषित करता है? गूगल ड्राइव मुख्य रूप से या गूगल ड्राइव का मुख्य उद्देश्य क्या है जो इसे क्लाउड स्टोरेज सेवा के रूप में परिभाषित करता है? केवल फाइल सेवा करना, स्कूल सप्लाई मैनेज करना, फाइल को ऑनलाइन स्टोर करना, शेयर करना और एक्सेस करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पे आएगा फाइल को ऑनलाइन स्टोर करना, शेयर करना और एक्सेस करना गूगल ड्राइव का काम होता है। ठीक है, और साथ में ये बात ध्यान रखना, ये 15 GB तक क्या रहती है दोस्तों? एकदम फ्री रहती है। मतलब कोई भी इसे 15 GB तक एकदम इसमें फ्री डाटा स्टोर कर सकता है। बस आपको एक ईमेल आईडी बनानी है और आराम से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गूगल वर्क स्पेस टूल के माध्यम से कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग की सुविधा को सही रूप में दर्शाता है? गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्म्स, गूगल स्लाइड या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसके लिए गूगल डॉक्स भी होगा, गूगल फॉर्म भी होगा और गूगल स्लाइड भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि गूगल ड्राइव में निम्न में से किस प्रकार की फाइल अपलोड की जा सकती है? गूगल ड्राइव में निम्न में से किस प्रकार की फाइल अपलोड की जा सकती है? MS वर्ड फाइल, इमेज, वीडियो या फिर उपरोक्त सभी? तो गूगल ड्राइव में दोस्तों वर्ड फाइल भी कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं, MP4 वीडियोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, गूगल ड्राइव में फाइल सेव करने की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फाइल कभी भी सेव नहीं होती है, फाइल स्वतः यानी कि ऑटो सेव हो जाती है, या हर बार मैन्युअली सेव करना पड़ता है, या केवल डाउनलोड करने पर सेव होती है? तो दोस्तों इसमें आएगा कि फाइलें स्वतः ही क्या हो जाती है? ऑटो सेव हो जाती है। बी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों ये चैप्टर 12 के 10% थे यहाँ पे, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13 चैप्टर की ओर। 13वां चैप्टर दोस्तों IT के अनुप्रयोग। क्या है दोस्तों? IT के अनुप्रयोग। उम्मीद करूंगा यहाँ तक की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आई क्लास पूरी और आपको लगता है कि उपयोगी क्लास है तो उन बच्चों के पास भी भेजो जिनकी RSCIT के एग्जाम है। 13वां चैप्टर दोस्तों IT के उपयोगी अनुप्रयोग। क्या है दोस्तों? IT के उपयोगी अनुप्रयोग है दोस्तों।
यहाँ बात करें पहले प्रश्न की दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सामने लिखा हुआ है पहला प्रश्न आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीडी डीवीडी की सामान्यतः प्रचलित स्टोरेज क्षमता के अनुरूप नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? 630 MB, 4.7 GB, 9.4 GB या फिर बात करें 13 GB। दोस्तों अनुरूप कौन सा नहीं है? अनुरूप नहीं है वो है 13 GB। कौन सा नहीं है दोस्तों? 13 GB नहीं है। उम्मीद करूंगा डी ऑप्शन लगा लिया होगा पहले में भैया आपने। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। HDMI में यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है गलती हो गई टेक्निकल टीम से कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पूरा लिखा दिया, इसका HD का पूरा नाम है दोस्तों इसका। इसमें HD का पूरा नाम क्या है? तो HD हो गया दोस्तों हाई डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? हाई डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे लगा लीजिए दोस्तों हाई डेफिनेशन, सी ऑप्शन इज राइट। दूसरे में क्या जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का वैध मोड नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का वैध मोड नहीं है? कंप्यूटर ओनली, इन्वर्टेड या बात करें यहाँ पे डुप्लीकेट या फिर एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें इसका जो सही जवाब होने वाला है आपके तीसरे प्रश्न का वो होगा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा भाई? इन्वर्टेड होगा। क्या होगा दोस्तों? इन्वर्टेड होगा। बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि वीजीए का पूरा नाम क्या है दोस्तों? वीडियो ग्राफिक अरे। क्या है दोस्तों? वीडियो ग्राफिक अरे। केबल सामान्यतः कितने पिन होते हैं जो वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट के लिए उपयोग किए जाते हैं? दोस्तों जो वीजीए केबल होता है ना आपका, उसमें दोस्तों 15 पिन होते हैं। और ये प्रश्न पहले पूछ भी लिया गया एक बार, ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे। इसमें 15 पिन होते हैं दोस्तों। और ये काम क्या करता है दोस्तों? आपका जो कैबिनेट होता है ना उसको मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए काम करता है। जिस कैबिनेट को किससे जोड़ते हैं? मॉनिटर से, जिससे मॉनिटर को आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों वीजीए केबल, 15 पिन होते हैं इसमें। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर से हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है? हार्ड कॉपी कौन सा करता है भाई? तो ये करता है दोस्तों प्रिंटर करता है दोस्तों। कौन करता है दोस्तों? प्रिंटर करता है। सभी बच्चों को पता होगा इस बात का तो कि हार्ड कॉपी आउटपुट कौन प्रदान करता है? प्रिंटर करता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का मुख्य कार्य क्या है जो इसे अन्य टूल से अलग बनाता है? बेसिक फोटो मैनेजिंग और एडिटिंग करना, स्कैन डॉक्यूमेंट को एडिट करना, OCR आधारित टेक्स्ट पहचानना या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा बेसिक फोटो मैनेजिंग और एडिटिंग करना। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि LCD प्रोजेक्टर के प्रकारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? फ्लैट पैनल और लेजर, नॉर्मल और रूफ माउंटेड या बात करें मैश और क्यूरेड और यहाँ पे बात करें या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों क्या होगा भाई? तो यहाँ पे सातवें का जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों नॉर्मल और रूफ माउंटेड। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। उम्मीद करूंगा सातवें प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आठवें प्रश्न पूछ रहा है आपसे CD DVD में डेटा को लिखने या कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग, कॉपिंग, बर्निंग या पेस्टिंग। इसे कहते हैं दोस्तों बर्निंग, BURNING, बर्निंग कहा जाता है। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, बर्निंग। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के नवे प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न पूछ रहा है आपसे किसी दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले उसके स्वरूप यानी कि लेआउट को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? फाइल प्रीव्यू का, प्री प्रिंट का, प्रिंट प्रीव्यू का या स्टैंडर्ड प्रीव्यू का। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करेंगे। किसका दोस्तों? प्रिंट प्रीव्यू का करेंगे। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे दोस्तों चैप्टर 13 के 9 क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चैप्टर 14 की तरफ। नाम है दोस्तों नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। यहाँ से भी दोस्तों 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से भी। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सी संस्था भारत में आधार संख्या जारी करने के लिए अधिकृत है जो नागरिकों को विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करती है? दोस्तों कौन करती है? AAI नहीं, NHAI भी नहीं करती है दोस्तों। यहाँ पे करेगी UIDAI। ठीक है, ये करेगी दोस्तों। और यहाँ पे आंसर आएगा सी ऑप्शन इज राइट, UIDAI, जिसका पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा दोस्तों पहले प्रश्न में आपने सी कर दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा है दोस्तों
अगर नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करते समय निम्न में से कौन सा फॉर्म आपके लिए उपयोग होगा? फॉर्म 49A, फॉर्म 6, फॉर्म 8 या फॉर्म 16? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों जो फॉर्म होगा वो होगा दोस्तों 49A। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। दूसरे में क्या आएगा दोस्तों? ए ऑप्शन आएगा। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि UIDAI का सही पूर्ण रूप क्या है जो भारत में आधार प्रणाली को संचालित करता है? तो जस्ट अभी बताया था दोस्तों मैंने क्लास में, अगर आपका ध्यान हो अच्छे से तो आपको पता होगा इस चीज का। इसका होगा दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार कार्ड जारी करती है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर। पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी कि PSK का मुख्य उद्देश्य क्या है? पब्लिक हेल्प सेंटर, पब्लिक सर्विस सेंटर, पासपोर्ट सेवा केंद्र, या फिर बात करें इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है इसका वो होगा दोस्तों पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्या होगा दोस्तों? पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की और पांचवें प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे कि IRCTC के संदर्भ में PNR का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों क्या अर्थ है PNR का? पहला ऑप्शन आ रहा है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, दूसरा आ रहा है पब्लिक नेम रिजर्वेशन, तीसरा ऑप्शन आ रहा है पर्सनल नेशनल रिकॉर्ड, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आएगा दोस्तों पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ए ऑप्शन इज राइट, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा कि ईपीआईसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड किस प्रकार का दस्तावेज है जो चुनाव प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है? चुनाव कर्मचारियों का पहचान पत्र, मतदाता का फोटो पहचान पत्र, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे आएगा मतदाता का फोटो पहचान पत्र, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि आधार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आधार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये 12 अंकों की विशिष्ट संख्या है, ये UIDAI द्वारा पहचान पत्र है, या फिर दोनों, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये बात कथन सही है कि भाई 12 अंकों की पहचान होती है, ये बात एकदम सही है। और मैंने बताया था आपको कि ये कौन जारी करता है? UIDAI करती है दोस्तों। ये भी दोस्तों सही है आपका। यहाँ पे आएगा ए भी सही है, बी भी सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन इज राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि IRCTC SMS सेवा के लिए निम्न में से कौन सा नंबर उपयोग किया जाता है? 148, 191, 139 या 911? दोस्तों ये किया जाएगा 139। तो यहाँ पे आएगा 139, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों नवे प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे कि TDS का सही पूर्ण रूप क्या है? TDS का सही पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? टाइम डिपॉजिट स्कीम, टोटल डिपॉजिट स्कीम, या टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स? दोस्तों यहाँ पे नवे में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, नवे में। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल यानी कि NVSP की शुरुआत किस अवसर पर की गई थी? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसका पूरा नाम आपके सामने लिखा हुआ है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। NVSP की शुरुआत किस अवसर पे की गई थी दोस्तों? यहाँ पे आएगा दोस्तों नेशनल वोटर्स डे पे। किस पे दोस्तों? नेशनल वोटर्स डे पे की गई थी दोस्तों। तो ए ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस चैप्टर के भी आपके 10% एकदम सही हुए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम चैप्टर की ओर, जिसका नाम है राजस्थान के नागरिकों के लिए प्रमुख ई-गवर्नेंस सेवाएं व योजनाएं। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आएगा और इसके भी कम से कम 2 या 3% बन सकते हैं यहाँ से। अब चलते हैं दोस्तों इसके पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि SSO सिंगल साइन ऑन की अवधारणा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है जो इसकी कार्य प्रणाली को स्पष्ट करता है? पहला ऑप्शन ये सुरक्षा अधिकारी पद है, नहीं है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें एक लॉगिन से कई सेवाओं तक पहुंच मिलती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है। पहले में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक ही लॉगिन से कई सेवाओं तक पहुंच मिलती है। अब चलते हैं दोस्तों इसके दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन इसकी मुख्य विशेषता को दर्शाता है? बताओ कौन सा दर्शाता है भाई? केवल आधार आधारित सेवाएं प्रदान करता है, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। ये हुआ दोस्तों सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। कौन? जन सूचना पोर्टल। सी ऑप्शन इज राइट। दूसरे में क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करूंगा दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। SSO ID बनवाने के लिए निम्न में से कौन से विकल्पों का उपयोग किया जाता है?
आधार नंबर के माध्यम से, भामाशाह नंबर के माध्यम से, दोनों ए और बी, या केवल मोबाइल नंबर के माध्यम से। दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आधार कार्ड के माध्यम से भी होती है दोस्तों, और भामाशाह कार्ड यानी कि जन आधार के माध्यम से भी होती है। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। बी, सी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे? सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इसके चौथे प्रश्न की ओर, आज के अंतिम चैप्टर के। चौथा प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थान संपर्क पोर्टल के अंतर्गत शिकायत निवारण प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? 4 चरण आपके सामने, एक बार पढ़ लीजिए सामने। तो कौन सा नहीं है इसमें चरण शामिल? तो इसमें दोस्तों मॉडरेशन शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? मॉडरेशन नहीं है। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर की अधिकतम राशि कितनी होती है? 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख या 5 लाख? दोस्तों ये होती है 5 लाख। कितनी होती है दोस्तों? 5 लाख होती है। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल सरकारी अस्पतालों में लागू होता है, पूरे भारत में पोर्टेबल है, कहीं से भी उपयोग कर सकते हैं, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, केवल ऑनलाइन सेवाओं तक सीमित है। दोस्तों छठे में आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? पूरे भारत में पोर्टेबल है, कहीं से भी उपयोग कर सकते हैं इसका। छठे में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्तों आपसे कि राजस्थान संपर्क के माध्यम से नागरिक शिकायत दर्ज करने के लिए कौन कौन से माध्यम है? टोल फ्री नंबर भी है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। वेब पोर्टल भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आपके पास में है। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी है, तीनों ये दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। मतलब इस चैप्टर का 8वां प्रश्न है, एसएसओ यानी कि सिंगल साइन ऑन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? हेल्प डेस्क लागत कम करना, उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि बढ़ाना, कार्य उत्पादकता बढ़ाना, या उपरोक्त सभी? दोस्तों पहला भी सही है, उपयोगकर्ता की संतुष्टि बढ़ाता है, कार्य उत्पादकता भी बढ़ाता है दोस्तों। यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आपका सही हो गया होगा एकदम। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है कि राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक परिवार को 10 अंकों की पहचान संख्या दी जाती है, ये कथन सही है दोस्तों। पहला कथन सही है यहाँ पे, प्रत्येक परिवार के अंकों की पहचान संख्या दी जाती है। यहाँ पे केवल ये भी गलत है, ये केवल बैंकिंग के लिए उपयोग होता है, ये भी गलत है। इसमें आधार लिंक नहीं होता, ये भी गलत है। पहला ऑप्शन चाहिए दोस्तों यहाँ पे, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस चैप्टर का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। यह आपका अंतिम क्वेश्चन है आज का कि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजना, डेटा स्टोरेज करना, वेबसाइट डिजाइन करना, या नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाना? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? उम्मीद करूंगा आप सही जवाब देंगे इसका। दोस्तों यहाँ पे आएगा कि सरकारी लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजना। ए ऑप्शन इज राइट। दोस्तों ये था 15वां चैप्टर का 10वां क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा ये 15 चैप्टर आपको समझ में आए होंगे, और मैंने एक साथ बैठ करके मतलब कंप्लीट 1 से लेकर के 15 चैप्टर एक साथ बैठ के रिकॉर्ड किए हैं मैंने, मतलब एक साथ रिकॉर्डिंग की है सारी चैप्टरों की मैंने। तो उम्मीद करूंगा मेरी मेहनत आपके काम आएगी, और आपकी मेहनत यानी कि आप शेयर करोगे तो और बच्चों के भी काम आएगी। तो इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिनके RSCIT के एग्जाम है। ठीक है, उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप पहुंचाएंगे, क्योंकि बुक का जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन है ना, पूरे चैप्टर में एक साथ मैं आपको लेके आया हूँ। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इस वीडियो को देखिए आराम से, और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आ गया तो उन बच्चों के पास जरूर भेजना जिनकी एग्जाम है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके बाय, चलते हैं फिर।